एनिलिडा के बाद हमारे पास एक नया फाइलम आता है एंड दैट इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रस। आर्थ्रस का मतलब होता है ज्वाइंट्स, और अगर आप ये नहीं जानते तो कम से कम एक बीमारी जरूर जानते हो जिसका नाम है आर्थराइटिस। और आपसे बोला जाता है आर्थराइटिस का मतलब होता है गठिया, यानी आपके जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है, दैट इज नोन एज आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस शब्द इस आर्थरस शब्द से ही बड़ा है, ज्वाइंट्स। और पोडा का मतलब है पैर या फिर अपेंडेजेस। अपेंडेजेस यानी इनके पास हाथ पैर जो भी हैं वो ज्वाइंटेड हैं। कैसे हैं? ज्वाइंटेड। सो दीज आर द एनिमल विथ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। एनिमल विथ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। हम लोगों ने सबसे पहले हर फाइलम का नाम क्यों रखा गया ये सीखा है। पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? पो। सीलेंट्रेटा का नाम सीलेंट्रेटा क्यों? क्योंकि उसके पास है बॉडी कैविटी। नाम बताओ? सीलेंट्रा। प्लेटियल टीनोफोरा का नाम टीनोफोरा क्यों? कॉम है उसमें। क्या है? कॉम। कॉम है। प्लेटियलमेंथिस का नाम प्लेटियलमेंथिस क्यों? क्योंकि उनका वार्म जो है वो फ्लैट है। निमैट का मतलब राउंड, याद है? और एनिलिडा का नाम सेगमेंटल वार्म। और आज हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा। तो पहले आर्थ्रोपोडा की फीलिंग लीजिए कि इनके पास जो कुछ भी है वो सब ज्वाइंटेड है अपेंडेजेस में। अगर कोई ये कहे इनके पैर हैं तो बोलो पैर भी सर ज्वाइंटेड ही होंगे। इनके पैर भी ज्वाइंटेड होंगे। मैं कोई ऐसा डायग्राम बना नहीं रहा हूं, बस मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इनके पास सर एंटीना है तो एंटीना भी सर ज्वाइंटेड ही होगा सर। सर इनके पास माउथ पार्ट है, सर माउथ पार्ट भी इनके पास सर ज्वाइंटेड ही होंगे। तो पहले फीलिंग करिए कि ये वो एनिमल है जिनकी पूरी बॉडी में अपेंडेजेस जहां पर भी होंगे वो कैसे होंगे? कैसे? ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब उनमें बहुत सारे ज्वाइंट्स प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे ने? एक बात आपको याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू IUCN डाटा, IUCN डाटा, what is IUCN? International Union of Conservation of Nature and Natural Resources। सामने बोर्ड पे ही ध्यान दो, इधर उधर नहीं। IUCN के डाटा के अनुसार इस दुनिया में अब तक लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ये डिस्कवर्ड है। प्रेजेंट है कि डिस्कवर्ड? डिस्कवर्ड। लगभग 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर्ड है। और इन 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज का 70% या फिर आप ये मान के चलिए 2/3, लगभग 70% इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रो। इसका मतलब है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। इससे बड़ा फाइलम कोई भी नहीं है बेटा पूरी दुनिया में। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। अगर हम इनकी नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो इससे बड़ा फाइलम कोई नहीं है। आर्थ्रोपोडा से बड़ा फाइलम कोई नहीं है। तो आपको कुछ इनिशियल बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, वाई आर्थ्रोपोडा आर नोन एज आर्थ्रोपोडा? क्योंकि ये एक ऐसे एनिमल है, इनकी बॉडी में कोई भी पार्ट है वो नॉर्मल है कि ज्वाइंटेड है? क्या उसमें ज्वाइंट है? जोड़ है। चाहे इनके एंटीना हो तो उनमें भी क्या है? जोड़। पैर है तो जोड़, माउथ पार्ट है तो जोड़। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं। याद रखना, एक IUCN ने डाटा दिया और बोला, IUCN ने बोला कि इस दुनिया में कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड है।
लगभग 17 लाख से 18 लाख, हिंदी में ध्यान से, 17 लाख से 18 लाख से 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। और इतनी सारी स्पीसीज जो डिस्कवर्ड है उनमें से 70% कौन है? आर्थ्रोपोडा। किससे है? आर्थ्रोपोडा। इसका मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी स्पीसीज दिख रही हैं उसका 2/3 अकेले कौन है? आर्थ्रोपोडा। और इसीलिए बोलते हैं आने वाला युग, इट इज द एरा ऑफ आर्थ्रोपोडा। हो सकता है कोई डेडली डिसीज आए, जैसे अभी एक डेडली डिसीज चल रही, बोलो कौन? कोरोना। कोई एक ऐसी डेडली डिसीज आए जो मॉस्किटो को काटने से हो, मान लो धोखे से एड्स मॉस्किटो को काटने से होने लगे। हाँ है, मान लो भाई साहब एड्स का पेशेंट को मच्छर ने काटा घूमते हुए सूर्या फिर सर दुनिया में सारे लोगों को क्या हो गया? पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है भाई साहब। जब कोरोना के पहले हम लोग कोरोना का मजाक बनाते थे, अरे हाँ कौन सा कोरोना, लोग मास्क पहन के एक आधा बंदा अगर क्लास में आ जाता था तो हम गुस्साते थे, अरे बड़ा हीरो बना घूम रहा। फरवरी मार्च की बात है, लोग काहे भैया क्या हो गया? बोले नहीं सर कोरोना चल रहा है। ये क्या होता है? कुछ लोगों ने तो कोरोना का नाम किसी और नाम से सुना था, क्या चित्रांश? हाँ, तो भैया वो बीमारी की कोई पता नहीं है। तो कहते हैं अगर किसी बीमारी ने ऐसा कर दिया कि इंसेक्ट के काटने से होने लगी तो हो सकता है आने वाले समय में ह्यूमन पॉपुलेशन धराशायी हो जाए और कौन बचे? चारों तरफ मच्छर ही मच्छर। अरे तो बताओ आने वाला एरा किसका माना जा रहा है? आर्थ्रोपोडा का, क्योंकि इनका नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बताओ पहले गांव में जाने पर मच्छर काटते थे? नहीं। आजकल छतों में कोई बिना मच्छरदानी के लेट सकता है? नहीं। पर हमने अपना बचपन बिना मच्छरदानी के छतों पे लेट करके काटा है, तब मच्छर नहीं काटते थे। इसका मतलब मच्छर का नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये तो आजकल दिन में भी काटते हैं, पहले रात में काटते थे। आजकल एक मच्छर का नाम है, इट इज डेंगू मच्छर। नाम बताओ इसका, कौन है? बीमारी याद है? बोलो कौन? एडीज। बोलो कौन? ये जो एडीज का जो मच्छर है ये दिन में ही काटता है। तो अपने घर से जब चले तो फुल लेंथ के कपड़े पहन के आए और नीचे जूते, चप्पल के बजाय जूते पहन के आए, मोजे पहने, पता नहीं कहां पर एडीज घूम रहा हो। और इस समय पर डेंगू बड़ा प्रिवेलेंट चल रहा है। आप लोग स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं चलता, हम लोग डॉक्टर हैं तो थोड़ा बहुत पता चलता है। इस समय पर कोरोना से जितने पेशेंट रोज एडमिट हो रहे हैं लगभग उतने ही एडमिट हो रहे हैं किससे? डेंगू से। और डेंगू बड़ी डेडली डिसीज होती जा रही है क्योंकि इससे कई बार ब्रेन हैमरेज तक होते हैं और लोगों की डेथ हो जाती। तो जब घर से चले स्टाइल को साइड में रख के चले, सुरक्षा को साथ में लेके चले। सुरक्षा कैसे होगी? कपड़े अच्छे से पहनो, पूरा फुल लेंथ पूरी बाहों के कपड़े पहनो और तब यहां पर बैठो। भरोसा नहीं है कि कहां से कब मच्छर आ जाए और कोई उसे रोक भी नहीं सकता। खैर बकवास बंद करते हैं और इसे आगे चालू करते हैं। आर्थ्रोपोडा याद रहेगा। अब आर्थ्रोपोडा को 8 पॉइंट में पढ़ना है। कितने पॉइंट? 8। तो पहला पॉइंट, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, दे में बी टेरेस्ट्रियल, they may be aquatic, they may be aerial. ये लैंड में भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोच, ये एक्वाटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। आपने नाम सुना होगा प्रॉन, झींगा मछली सुना है? क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा, किंग क्रैब, राजा केकड़ा, और क्या अच्छा, इसके अलावा ये एरियल कंडीशन में भी रह सकते हैं। एंड यू नो दैट हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, याद रहेगा। हैबिट एंड हैबिटेट पता नहीं। इसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्म। ये किस फॉर्म के हैं? तो पहली बात तो ये सब के सब मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर विथ ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, इट इज ऑर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है, वो ये समझ लें कि ऑर्गन सिस्टम में इनके पास चारों सिस्टम बन चुके हैं। पहले चारों के नाम बताओ। डाइजेस्टिव, क्या इनमें डाइजेस्टिव बन चुका है? क्या इनमें रेस्पिरेटरी बन गया है? यस। इसका मतलब बढ़िया रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहां डेवलप हुए? आर्थ्रोपोडा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनके पास है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके पास है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके पास है। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दो बातें अगर आपको नहीं समझ में आए तो बता दो मुझे। पहली बात बताओ, कहां रहते हैं? क्या ये लैंड में रहते हैं? क्या ये एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं? किसी ने कहा सर लैंड वाला तो आपने एग्जाम्पल नहीं बताया। हमारा महा दुश्मन बोलो कौन? कॉकरोच। कम उड़ता है, ज्यादातर बिलों में छुप के रहता है। कॉकरोच बरोइंग हैबिट में रहता है, बिल बनाकर रह सकता है, आपके किचन में रह सकता है, और जब आप सबसे ज्यादा डर रहे होंगे तब ये डराने जरूर आता है। ओके, तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, एक्वाटिक कंडीशन में, एरियल कंडीशन में ये मल्टी सेलुलर है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। कैसा बेटा? ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब इनमें ऑर्गन बने कि सिस्टम बन गए? सिस्टम बन गए। बताओ कौन कौन सा सिस्टम? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, और एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी। कल आए थे, खड़े हो। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहां मिली पहली बार? कहां पर? एनालिडा। तो क्या इनमें भी नर्वस सिस्टम बन चुका होगा? यस। क्या एनालिडा में नर्वस सिस्टम बन चुका है? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। तो हम लोगों ने हैबिट, हैबिटेट और फॉर्म पढ़ लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमें पढ़ने के लिए, दैट इज नोन एज सिमेट्री। And all of them have the bilateral symmetry. सब के सब बंदे bilateral symmetry रखते हैं। और जितने बच्चे भी कॉन्सेप्चुअली जानते हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूं कि जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक लोग हैं, कैसे लोग? ट्रिप्लोब्लास्ट, वो सब के सब क्या है? bilateral symmetry एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा एंड मोलस्का। सारे मोलस्का की कुछ मोलस्का। ओके, सिमेट्री के बाद आता है, यस, नंबर 4, जर्म लेयर। आपको पता चलेगा कि जर्म लेयर में ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब है इनके पास 3 जर्म लेयर हैं। 3 जर्म लेयर के नाम हर बार लिखता हूं तो लिख दो यहां पर भी। पहली जर्म लेयर एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म, और बीच में मीजोडर्म। याद रखना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इन 4 पॉइंट को हमने पढ़ लिया और अभी तक हमने इनकी मॉर्फोलॉजी नहीं देखी। एक बार में रिवाइज करो। हैबिट एंड हैबिटेट बोलो। टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं। अच्छा बताओ, फॉर्म में क्या मल्टी सेलुलर है? कैसा सिस्टम है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, ऑर्गन सिस्टम में एक सिस्टम है कि सारे सिस्टम बन चुके हैं? बताओ, इनमें जो सबसे बढ़िया सिस्टम बना क्या वो रेस्पिरेटरी था? यस। ओके, याद रखना इनकी सिमेट्री कैसी थी? बायोलेटरल। क्या जर्म लेयर इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है? 3 लेयर है। पहला कौन? एक्टोडर्म, दूसरा कौन? एंडोडर्म, तीसरा कौन? मीजोडर्म। एंड नाउ द 4th वन, इट इज मॉर्फोलॉजी। इसे समझने की जरूरत है। और जितने लोगों को ये मालूम है कि सर मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा रहे, वो तो हीरो है, बाकी बेवकूफ है। मॉर्फोलॉजी में सर 3 चीजें पढ़ाएंगे, बोलो क्या? एक क्या पढ़ाएंगे? बॉडी वॉल। दूसरा क्या पढ़ाएंगे? बॉडी कैविटी। तीसरा क्या पढ़ाएंगे? स्केलेटल। तो बॉडी वॉल पढ़नी है, बॉडी कैविटी पढ़नी है और स्केलेटल। तो पहले ध्यान सुनना, मॉर्फोलॉजी में जब भी आप इन्हें देखोगे तो इनकी बॉडी 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज नोन एज हेड, दूसरा पार्ट है थोरैक्स, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन। सो बेसिकली दे हैव 3 मेन पार्ट। वन इज नोन एज हेड, दूसरा पार्ट है थोरैक्स और तीसरा पार्ट है एब्डोमेन। ये मैं किसी इंसेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, मैं एक रे डायग्राम बना रहा हूं। इसे कुछ मत समझिएगा कि सर ये कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, चींटी है, क्या है, कुछ भी। मैंने केवल एक रे डायग्राम बनाया। बताओ, इनकी बॉडी
जनरली कितने पार्ट में बटी है? 3। नंबर 1 हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमेन। पक्का याद रखना, इनकी बॉडी वॉल में सबसे बाहर काइटिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काइटिन। और काइटिन के एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्सोस्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। और किसका बना है? काइटिन। दीज काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर नोन एज स्क्लेराइड्स। इन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्क्लेराइड। और ये स्क्लेराइड्स होते हैं 3 प्रकार के। एवरीवन हियर, सब लोग यहां देखेंगे ध्यान से। दिस इज माई डॉर्सल साइड। कौन सी साइड? डॉर्सल साइड को एक्सोस्केलेटन कवर कर सकता है। दिस इज माई वेंट्रल साइड। कौन सी साइड? वेंट्रल साइड को भी एक्सोस्केलेटन कवर कर सकता है। एंड दिस इज माई लैटरल साइड। कौन सी साइड? दिस इज माई लैटरल साइड। तो बताओ, क्या ये सब स्क्लेराइड्स हैं? बताओगे नहीं तो कब हो जाएगा। क्या ये स्क्लेराइड्स है? कैसा? डॉर्सल की वेंट्रल? ये वाला और ये वाला। बेटा एक बुक देना। लेट सपोज, ये देना। लेट सपोज आई हैव वेंट्रल एंड आई हैव डॉर्सल। तो बताओ, वेंट्रल और डॉर्सल को जोड़ने वाला ये वाला, ये वाला। और अगर इन दोनों को जोड़े तो और इधर दोनों को जोड़े तो क्या इनके और इनके बीच में जोड़ होगा? और इसके और इसके बीच में जोड़ होगा? जोड़ मतलब आर्थ्रस। बोलो क्या? एंड दैट्स व्हाई द पोडा इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। बोलो क्या नाम है? आर्थ्रो। पहले नहीं पढ़ा। तो बताओ, क्या इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन है? और एक्सोस्केलेटन किसके बने? स्क्लेराइड्स। बताओ, एक्सोस्केलेटन काइटिन के बने और इनका नाम क्या है? स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स टोटल 3 प्रकार की हैं। एक है डॉर्सल स्क्लेराइड्स। डॉर्सल वाली स्क्लेराइड को हम लोग बोलते हैं टरगाइड। एक है वेंट्रल, इट इज नोन एज स्टर्नाइट। ये एक्स्ट्रा है जो मैं पढ़ा रहा हूं। और दूसरी है लैटरल, साइड से जोड़ने वाली। दीज आर नोन एज प्लूराइट। चलो मेरे बच्चे, एक बार फिर से बोलो, जितना तुम्हें आया वो बोलो, इधर रट्टा मत मारो। बोलो, ये वाला साइड, ये वाला। क्या डॉर्सल में एक्सोस्केलेटन है? वेंट्रल में एक्सोस्केलेटन है? क्या वेंट्रल और डॉर्सल को जोड़ने वाला लैटरल भी है? इधर भी लैटरल है। डॉर्सल वाले का नाम टरगाइड। तो बताओ, यहां वाला टरगाइड, यहां वाला स्टर्नाइट, ये वाला प्लूराइट, ये वाला प्लूराइट। नहीं आया? तो बताओ, क्या इनके पास काइटिन के एक्सोस्केलेटन है? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। चलो खड़े हो। काइटिन अब तक मैंने 3 जगह पढ़ाया। कहां का? पहली सेल वाला फंजाई, सेल वाला। दूसरा आपको एनालिडा याद है? अर्थवर्म याद है? क्या उसके पास एस शेप सीटा थे? कैसे? काइटिनस। काइटिनस बेटे। और अभी मैं काइटिन का एक्सोस्केलेटन पढ़ा रहा हूं जो आर्थ्रोपोडा में है। तो सब लोग बोलेंगे, बॉडी कितने पार्ट में बटी है? 3। नंबर 1 हेड, नंबर 2, नंबर 3 एब्डोमेन। याद रखना, हेड में बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, माउथ पार्ट्स। थोरैक्स में बेटा विंग्स हो सकते हैं, अगर वो बेटा मूव करने लायक होगा। तो एब्डोमेन में और पार्ट हो सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, दे में हैव विंग्स, दे में हैव अदर पार्ट्स, एब्डोमिनल पार्ट एज वेल। तो बॉडी कितने पार्ट में बांटी है? 3। नंबर 1 हेड, नंबर 2 थोरैक्स, नंबर 3 एब्डोमेन। थर्ड पॉइंट, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर बॉडी वॉल, बोलो क्या बेटा? भूल गए। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, कौन सी कैनाल? के बीच में गैप हो तो क्या बोलेंगे? सीलोम। यूसिलोम की बेटा सूडोसिलोम। और अगर ये कवर किससे हो? मीजोडर्म्स। बोलो किससे कवर हो?
तो बताओ ये सिलोम ट्रू होगी कि फास्ट? ट्रू। और ट्रू सिलोम वाले लोग क्या कहलाएंगे? यू सिलोमेट। बोलो क्या नाम है? यू। याद रखना इनकी जो सिलोम्स होती हैं दे आर फिल्ड विथ ब्लड, ब्लड फिल्ड सिलोम, and that's why these are known as hemocoel. अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ब्लड फिल्ड सीलोम का मतलब है इनका ब्लड रेड कलर का होता होगा? जैसे मैं ब्लड बोलता हूं लोगों के दिमाग में आता है कि लाल खून से भरी हुई सीलोम होगी। बताइए इनमें जो ब्लड होगा कलरफुल की कलरलेस? हीमोग्लोबिन होगा। अच्छा, एनालिडा में हीमोग्लोबिन था, यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो कलरफुल की कलरलेस? कलरलेस। एंड दैट्स व्हाई देयर ब्लड इज नोन एज बॉडी फ्लूइड। कई बार इनके ब्लड को ब्लड ना बोल करके बुक्स लिखती हैं बॉडी फ्लूइड, बट द कैविटी इज नोन एज हीमोसील। बोलो कौन सी कैविटी है? हीमोसील। अब बताओ, तीनों बातें पढ़ ली हमने। एक तो इनकी बॉडी वॉल पढ़ ली, एक्सोस्केलेटन पढ़ लिया, बॉडी कैविटी पढ़ ली। तो कितने पार्ट में बटा हुआ है? बोलो, पता ही नहीं। बोलो कितने पार्ट में? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आवाज आ रही है? ठीक है। याद रखना इनके पास हेड और थोरैक्स में जो भी पार्ट जुड़े हुए हैं दे आर ज्वाइंटेड। कैसे बेटा? तो एंटीना इनका नॉर्मल है कि ज्वाइंटेड है? ज्वाइंटेड। इनके लेग्स जो हैं वो सीधे हैं कि ज्वाइंटेड? ज्वाइंटेड। तो याद रखना दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आर्थ्रोपोडा। बताओ क्या क्या पढ़ लिया? हैबिटेट, हैबिटेट। जवाब नहीं है आज। पहला, दूसरा हो गया फॉर्म में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा? ऑर्गन सिस्टम है। तीसरा बोलो, हाँ, सिमेट्री कैसी है? जर्म लेयर याद है कितनी? 3 जर्म लेयर है। बोलो कौन? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। शाबाश बच्चे। अब इसके बाद मॉर्फोलॉजी दिख गई। बॉडी कितने पार्ट में? 3। नंबर 1 हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और इनमें अपेंडेजेस नॉर्मल है कि ज्वाइंटेड? ज्वाइंटेड। पक्का? बॉडी कैविटी में जाओगे तो बताओ ट्रू सीलोम है, और ट्रू सीलोम में क्या ब्लड भरा हुआ है? बताओ, ब्लड भरा होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे? हीमोस। ब्लड का कलर लाल है। जैसे मच्छर जब हमें देखता, हमने देखता मच्छर का ब्लड तो लाल है गुरु। मच्छर की बॉडी में जो लाल खून है वो मच्छर का है कि हमारा है? उसने हमारा खून चूज करके अपनी बॉडी को कैसा किया? लाल। इसका मतलब उसका ब्लड है कि नहीं है? नहीं। और वो भी मेल की फीमेल? हाँ। अच्छा, अभी कॉकरोच को चप्पल से मारा है तो खून निकला है? यस सर, लाल लाल खून निकला है। हाँ? तो बताओ कॉकरोच की बॉडी, बताओ ब्लड का कलर कलरफुल की कलरलेस? कलर। शाबाश, बोलो क्या है? कलरलेस। इसका मतलब है इनके बॉडी फ्लूइड का रेस्पायरेशन से कोई लेना देना। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? किसी ने सोचा भी नहीं। इनके बॉडी फ्लूइड का रेस्पायरेशन से कोई लेना देना नहीं। क्यों पूछा? क्या आपको हीमोग्लोबिन याद है? बातें नहीं बेटा, बड़ी मुश्किल से कंसंट्रेशन बनता है। आपको हीमोग्लोबिन याद है? क्या हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ती है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है? क्या हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ सकती है? नो सर। क्या उसका भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है? पर इनके पास हीमोग्लोबिन, तो बताओ ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन, बॉडी फ्लूइड में हीमोग्लोबिन। इसका मतलब इनका बॉडी फ्लूइड में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज। इसका मतलब इनका बॉडी फ्लूइड रेस्पायरेशन से लेना देना नहीं रखे। पल्ले पड़ा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताइए इनकी बॉडी फ्लूइड में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा। चलो इन्हें बाय बाय करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी को। अब आते हैं लाइव प्रोसेस। बहुत आसान है टॉपिक्स,
अब आपको लगने लगा होगा आसान, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बोर हो गए होगे वही वही बातें रोज रोज, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो सबसे पहले तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको याद रखना पड़ेगा, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम with mouth, stomach and gizzards, midgut, and they have anus also. So इनके पास पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में एक तरफ एक ओपनिंग है जिसका नाम है माउथ, और एक तरफ एक ओपनिंग है जिसका नाम है एनस। इसके अलावा दे हैव एसेसरी ग्लैंड्स। कॉकरोच आपकी बुक में है, फुल कॉन्सेप्ट वाइज है आपके पास, तो एसेसरी ग्लैंड है। दे हैव द एसेसरी ग्लैंड विच इज डाइजेस्टिव इन नेचर। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी बढ़िया डेवलप है। इवन दे हैव सलाइवरी ग्लैंड ऑल्सो। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद रखना, मैं इतनी देर तक किसी चीज को इसलिए बोलता हूं कि वो तुम्हारे दिमाग में छप जाए, बस, और कुछ नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो दूसरा सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अभी अभी बच्चों ने जयकारा लगा करके बोला था कि इन लोगों की बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है उसका रेस्पिरेशन से लेना देना, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कई तरीके के ऑर्गन रखते हैं, जैसे कुछ लोगों के पास गिल्स है, कुछ लोगों के पास बुक गिल्स है, कुछ लोगों के पास एक बुक लंग्स है, और कुछ लोगों के पास एक स्पेशल सिस्टम है, दैट इज नोन एज ट्रैकियरी सिस्टम। ट्रैकियरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग रेस्पिरेशन गिल से करते हैं, कुछ लोग बुक गिल से करते हैं, कुछ लोग बुक लंग से करते हैं, कुछ लोग ट्रैकियर सिस्टम से करते हैं। प्लीज इसे कहीं कोने पर नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। गिल से करने वाले वो लोग हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि क्रैब एंड प्रॉन। प्रॉन का मतलब होता है झींगा मछली। बताओ ये मछली है कि बेटा ये बेटा आर्थ्रोपोडा है? आर्थ्रोपोडा। बुक गिल से करता है किंग क्रैब। किंग क्रैब। बुक लंग से करते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। स्पाइडर, स्पाइडर मतलब डायनासोर है ना, मकड़ी। अच्छा, स्पाइडर के अलावा स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब सांप। अच्छा, बिच्छू। बेटा सर को आता नहीं ना, बता दिया करो कभी कभी। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। अच्छा, और ट्रैकियरी सिस्टम है बेटा हाउस फ्लाई में, मॉस्किटो में, कॉकरोच में। सोना मत, बस इतना करते रहना। अभी मैं एक चीज आप लोगों से रिवाइज करवाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। पोरीफेरा रेस्पिरेशन, जनरल बॉडी सर्विस, सिस्टम absent, सिस्टम सिलेंट्रेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम absent, टीनोफोरा, जनरल बॉडी सर्विस, रेस्पिरेटरी सिस्टम absent, ओके, प्लेटिहेल्मिन्थेस प्रेजेंट की absent, क्योंकि वो अनएरोब है। कैसे हैं? एनारोब। अच्छा बताओ, इसके बाद एस्के हेल्मिन्थेस, प्रेजेंट की absent, धन्यवाद। इसके बाद एनालिडा, प्रेजेंट की absent,
अरे घोंगा लोगों जवाब दो। पोरीफेरा प्रेजेंट ऑप्शन में बोलो। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, अब आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट। और जब प्रेजेंट हुआ तो एक चीज से ट्राई किया कि चार चीज से? चार। बोले सांस ही लेना है तो सबसे ट्राई कर लो। पहले किससे? गैस। कुछ लोगों ने किससे ट्राई किया? गैस। बोलो कौन? कुछ लोगों ने बुक गैस। बोलो कौन? किंग क्रैब। कुछ लोग बुक लंग्स। बोलो कौन? स्पाइडर, स्कॉर्प। और कुछ लोगों ने एक अलग ही सिस्टम बनाया, ट्रैकेरी। ट्रैकेरी सिस्टम में कौन कौन? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच। जो लोग भी इन बातों को हल्के में लेते हैं वही गड़बड़ करते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको। सो आपके सामने डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। इसके बाद आया सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहली बार कहां डेवलप हुआ? बाकी लोग जो सो रहे हैं वो सोते रहे, उनको नींद मुबारक, लेकिन जो लोग जाग रहे जवाब दें। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहां आया? ठीक, इसके पहले वाले फाइलम में आया था। और वो जो आया था वो ओपन था कि क्लोज्ड? क्लोज का मतलब वो किस में बह रहा था ब्लड? कैविटी में कि ब्लड वेसल्स में? और क्या हार्ट था? अब यहां देखो, यहां का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज ओपन टाइप। ओपन टाइप, कलरलेस ब्लड। It is present in fluid filled cavity or the blood filled cavity. They may have heart. Heart जरूर है इनके पास, लेकिन blood vessels नहीं है। तो मैं कॉकरोच को डिटेल में पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपको समझ में आ जाएगा। सो ओपन टाइप है, कलरलेस ब्लड है, ब्लड फिल्ड कैविटीज हैं जिन्हें हम लोगों ने हीमोसिल नाम दिया था, और इनके पास प्रेजेंट क्या है? हार्ट। हार्ट प्रेजेंट जरूर है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं है। ओपन का मतलब ही होता है नो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स नहीं है। और बताइए क्या इनके सर्कुलेटरी सिस्टम का लेना देना रेस्पिरेशन से है कि नहीं है? नहीं। ओके, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। बहुत कम लोग हैं जो मेरी बात को एक्चुअली सुनने के बाद तवज्जो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बकवास कर रहा करता रहेगा, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा। चलो, प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्रोटोनेफ्रीडिया, एस्केहेल्मिन्थेस, हाँ, रेनेट सेल, शाबाश मेरे बच्चे। ओके, इसका एनेलिडा, हाँ, नेफ्रीडिया, एंड दिस इज आर्थ्रोपोडा। Arthropoda, they have excretion through Malpighian tubule. Through Malpighian tubule. They are the tube-like excretory organ. इनके पास ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि इनकी सीलोम में फैले हुए हैं, और वहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल को उठा करके बाहर निकालते हैं। मैलपीगियन ट्यूब्यूल। तो जितने बच्चे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ सकते हैं सारे फाइलम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ सकते हैं सारे फाइलम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में सारे फाइलम में पढ़ सकते हैं, वो कंफ्यूज कम होंगे, मैं बता दूंगा। तो याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी होने के बाद हमारे पास चारों सिस्टम हो गए। पहला बोलो, डाइजेस्टिव। जवाब देते रहो तभी आगे बढ़ूंगा। डाइजेस्टिव, इनकम्प्लीट की कंप्लीट, माउथ एंड एनस है, सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, इसके बाद आया रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहली बार आ रहा है, बताओ एक तरीके से कि चार? बोलो कौन? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स। गिल्स याद है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा कौन? क्रैब एंड प्रॉन। बुक गिल्स, किंग क्रैब। शाबाश बच्चे, बताओ। बुक लंग्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। और आखिरी में ट्रैकेरी सिस्टम कौन? मॉस्किटो,
शाबाश। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज की ओपन? क्या ब्लड फिल्ड कैविटी है? हार्ट? हीमोग्लोबिन? कलरफुल की कलरलेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई लेना देना? इनका मतलब है गैस एक्सचेंज से इनका कोई लेना देना नहीं। शाबाश। एक्सक्रीशन बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल। नाउ नर्वस सिस्टम। बेटा मेरे बच्चे शाबाश करके बताओगे, एनालिडा में पेयर्ड गैंग्लिया थी? नो सर। तो यहां पर भी पेयर्ड गैंग्लिया मिलेंगी। दे ऑल्सो हैव द पेयर्ड गैंग्लिया। अब जिनकी आज पहली क्लास है वो बेचारे घबराए हैं कि सर पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे। तो बेटा नर्व जहां पर इकट्ठी हो जाती है वहां पर गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इज द एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व्स। एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व्स। एनी एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व्स को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। ब्रेन इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व। आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, सबका ब्रेन, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व। एंड नर्व हैव टू मैटर, ग्रे मैटर जो इनका सेल बॉडी है दैट इज ग्रे मैटर, और जो फाइबर है वो व्हाइट मैटर। और ब्रेन में भी कितने मैटर? दो। वन इज ग्रे मैटर, दूसरा व्हाइट मैटर। यू गॉट माई पॉइंट? तो याद रखना इनके पास एक्यूमुलेशन नर्व है, पेयर्ड गैंग्लिया है। और इसके बाद बेटा नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड। बताओ ये जो नर्व कॉर्ड होंगी डॉर्सल होंगी कि वेंट्रल? पता नहीं। डॉर्सल की वेंट्रल? कल पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि कॉर्डेटा और नॉर कॉर्डेटा का सेम डिफरेंस है। हमारी नर्व कॉर्ड वेंट्रल है कि डॉर्सल? और हमारी नर्व कॉर्ड का नाम स्पाइनल कॉर्ड। फिर से बोलो। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एक है कि दो? एक। और इनके पास दो। और वो भी डॉर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल। जो चीजें बोलो फील करके बोलो कि सर आया कि नहीं आया। अब बताओ इनमें ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है? नहीं। पर बताओ क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया। इसके बाद इनके पास है सेंसरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम में डिफरेंस होता है। सेंसरी सिस्टम वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे इनके पास आईज हैं, और आईज दोनों प्रकार की हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। और इनमें क्या डिफरेंस होता है जब मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल लिख लो। हम लोग की आईज कैसी है? सिंपल। और बेटा हम लोग की जितनी भी है सिंपल है। कंपाउंड आई बहुत छोटे छोटे पार्ट से बनी होती है, दैट इज नोन एज कंपाउंड आई। इनके पास आई है। इसके अलावा इनके पास एंटीना है। एंटीना है, दे हैव एंटीना, इवन दे हैव कीमो रिसेप्टर। एनसीईआरटी एक स्पेशल ऑर्गन बताती है कि दे हैव बैलेंसिंग ऑर्गन। जिन लोगों ने एनसीईआरटी ओपन की हुई है वो लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे। इनकी बॉडी में एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, बैलेंसिंग रिसेप्टर होता है। बोलो नाम बताओ। स्टेटोसिस्ट। बताइए इसके पहले स्टेटोसिस्ट मैंने कहां पढ़ाया था? हाँ, तीनों फोरा में पढ़ाया था। आज फिर से स्टेटोसिस्ट आया है जो बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग पार्ट की तरह काम करता है। सो अब आप देखो सेंसरी रिसेप्टर में इनके पास आईज है, एंटीना है, कीमो रिसेप्टर है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो दे हैव नर्वस सिस्टम एज वेल एज सेंसरी सिस्टम। और इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो एनसीईआरटी में लिखी ना हो। बोलो भाई, डाइजेस्टिव हो गया? पता नहीं क्या हो गया, नहीं मालूम। हो गया? रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस। अच्छा बताओ बिना देखे कौन कौन बताएगा नर्वस सिस्टम में क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया। और नर्व का डॉर्सल की वेंट्रल, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की पहचान बता पाओगे? जो लोग डॉर्सल में नर्व कॉर्ड रखते हैं वो, जो वेंट्रल में रखते हैं वो नॉन कॉर्डेटा। वेरी गुड, शाबाश। क्या इनके पास सेंसरी सिस्टम भी है? आईज हैं, कैसी? सिंपल एंड कंपाउंड। एंटीना है, कीमो रिसेप्टर है, और क्या इनके पास कोई बैलेंसिंग ऑर्गन भी है? नाम बताओ। स्टेटोसिस्ट। अच्छा देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हैबिट एंड सिमेट्री हो गई, जर्म लेयर, मार्फोलॉजी,
लाइफ प्रोसेस। कितने पॉइंट हो गए? 6। 7वां रिप्रोडक्शन। आओ भाई आर्थ्रोपोडा का रिप्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है, आप देख के बता सकते हो इनमें थोड़े पार्ट अगर सही से देख पाओ कि इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन। सो मेल एंड फीमेल ये अलग अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। इसका मतलब ये मोनोइसियस है कि डाइसियस? मोनोइसियस। और इनको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे कि यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्स। अच्छा बताओ, इनके पास अपने अपने गोनेड्स होंगे, गोनेड्स से बनेंगे गैमीट्स। अब मेल वाला मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल वाला फीमेल गैमीट्स बनाएगा। गैमीट का होगा फर्टिलाइजेशन। और हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, बस इतना पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल। बताइए फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल। इंटरनल मतलब बॉडी के बाहर की बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। देखते हैं कितने लोग हैं जो कंपेयर कर पाएंगे। पोरीफेरा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डंडा यहां कहां गया? सब गायब कर देते हो? अभी रुको। पोरीफेरा सिलेंटेटा। अच्छा इंटरनल। प्लेटियलमेंथिस कुछ नहीं याद है बाबू, इसीलिए तुम हमसे बोलते सर ये किंगडम, ये फाइलम, ये एनिमल किंगडम बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है, तुम कंपेयर नहीं करना चाहते। चलो एनसीईआरटी ओपन करो और अभी का अभी इसकी एक लिस्ट बनाओ दिमाग में। पोरीफेरा चालू करो, आखिरी लाइन पढ़ो। पोरीफेरा एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। एक्सटर्नल। पोरीफेरा सिलेंटेटा मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल। प्लेटियलमेंथिस प्लेटियलमेंथिस इंटरनल। जब तक बोलोगे ना मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। चलो फिर से तीनों रिवाइज करो। पोरीफेरा सिलेंटेटा में भी इंटरनल, में भी तीनों बोरा। वाह शाबाश। प्लेटियलमेंथिस वाह। एस्केलमेंथिस ओके। एनालिडा दिया ही नहीं है। अच्छा आर्थ्रोपोडा ऐसे सर खुजाने से कुछ नहीं होगा, बताना पड़ेगा। चलो अब अपने आप को कंपोज करो। बोलो पोरीफेरा शाबाश शाबाश। सिलेंटेटा हो सकता है? बोलो टीनोबोरा शाबाश। एक्सटर्नल बोलो प्लेटियलमेंथिस शाबाश। एस्केलमेंथिस। सारे एंडोपैरासाइट एक्सटर्नल नहीं कर सकते, वो हमारे पेट में रह रहे, और एंडोपैरासाइट ने अपना गैमीट बाहर भेजा, मेरे डाइजेस्टिव जूस ने से डाइजेस्ट कर दिया। बताओ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है? नहीं। बुद्धि लगाओ। इसके बाद एनालिडा आर्थ्रोपोडा इंटरनल। क्या हो गया? इंटरनल। और इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद दे विल फॉर्म एग। और अगर ये एग बनाएंगे तो कंडीशन इज ओविपेरस की वीवीपेरस? पता नहीं। ओविपेरस की वीवीपेरस? तो क्या तुम्हारे हिसाब से मच्छर के अंडे होते होंगे? यस सर। मक्खी के अंडे होते होंगे? यस। एंड सम ऑफ देम फॉर्म लार्वा। इनमें से कुछ लोग हैं जो लार्वा भी बनाएंगे। इसका मतलब डेवलपमेंट में भी पता नहीं। दोनों हो सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। मोस्टली इनडायरेक्ट। कंपेयर करने लगो, लोगों को उल्टी आने लगती। नहीं सर प्लीज प्लीज नहीं, रहने दो। अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंपेयर कर रहा हूं। चलो पोरीफेरा
पता नहीं, इनडायरेक्ट, ओके। सीलेंट एटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेरी गुड। इसके बाद बताओ टीनोफोरा, साबास। प्लेटिहेल्मिन्थेस, ओके, वेरी गुड, ओके। प्लेटिहेल्मिन्थेस इनडायरेक्ट, अच्छा। एस्केहेल्मिन्थेस मे बी डायरेक्ट, मे बी इनडायरेक्ट, अच्छा। एनलिडा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आर्थ्रोपोडा मे बी डायरेक्ट, मे बी इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट। लार्वल कंडीशन है इनमें। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल डिफरेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है। एंड नाउ 8वां पॉइंट, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बताते वक्त इन्होंने 3 या 4 कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी बनाई है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा, ऐसे आर्थ्रोपोडा जिससे पैसा कमा सकते हो। बताओ, आदमी ने किसी को नहीं छोड़ा, कीड़ों से भी पैसा कमा रहा है। यस, जैसे नंबर 1 इज हनी बी। हनी बी का नाम होता है जूलॉजिकल, इट इज एपिस इंडिका। बताओ इससे क्या कमा सकते हो? शहद निकाल सकते हैं। और वैक्स, व्हाट इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी? वैक्स, वैक्स। इसके अलावा उन्होंने बोला है बेटा बॉम्बेक्स मोराए। बताओ ये क्या है? सिल्क वॉर्म। वो जो मम्मा आपकी सिल्क वॉर्म, सिल्क साड़ी पहनती है ना, वो इस वॉर्म से निकालते हैं, बॉम्बेक्स। इसके अलावा लाख की चूड़ियां, लैसीफर, लूसीफर नहीं यार, लैक इंसेक्ट। महाभारत में एक महल बनाया गया था, लाक्षागृह। लाक्षागृह की दीवारों पे ये लैक ही यूज किया गया था। और ये वाला वोलेट वैसा होता है, कैसा कंबशन हो सकता बड़ी तेजी से इसे। तो लाक्षागृह का मतलब ये लैक इंसेक्ट के कीड़े से बनाया गया मटेरियल, और उससे पूरा का पूरा महल बनाया गया था। कितना महंगा होगा सोचो। वैसे लाख की चूड़ियां, लाख का चूड़ियां मतलब 1 लाख की चूड़ियां, हाँ, ये स्पेशल मटेरियल की चूड़ियां होती है। एंड दिस इज नोन एज लैसीफर। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो वेक्टर की तरह काम करते हैं, बीमारियों को लेकर जाते हैं और इधर से उधर फैलाते हैं। जैसे सबसे बड़ी बीमारी मलेरिया। मलेरिया किसके काटने से होती है? सांप के। इसके अलावा फाइलेरिया, मैं अभी पूछूंगा बीमारियों से कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा डेंगू एंड चिकनगुनिया। जब ये 2-4-5 साल पहले, जब ये लगभग 10 साल हो गए, जब ये डिसीज पहली बार इंडिया में बोली गई थी चिकनगुनिया, तो लोग बोलते चिंगचुनिया। तो कुछ समझ ही नहीं आता था लोगों को क्या। गांव में अभी भी जाओ तो पेशेंट आएगा, साहब वो हो गया था, वो लोग क्या हो गया था? चिंचुनिया। व्हाट इज चिंचुनिया? इट इज चिकनगुनिया। ओके, तो मलेरिया को फैलाने वाला यानी वेक्टर की तरह यूज करने वाला कौन बंदा है? बोलो, मेल की फीमेल? एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज। फाइलेरिया को फैलाने वाला फीमेल क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर काटने से आपको फाइलेरिया हो जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने वाला एडीज। मेल की फीमेल? फीमेल एडीज। देख रहे हो फीमेल कितनी खतरनाक है। इसलिए फीमेल इस दुनिया में, फीमेल से कभी पंगा लिया गए काम से। इधर देखो, एक और बीमारी हुई है इस दुनिया में, अभी नहीं पाई जाती, अब कम हो गई। इट इज नोन एज कॉलेरा। कॉलेरा को फैलाने वाली वेरी ऑन हमारी सबसे प्यारी हाउस फ्लाई। कॉलेरा को कैसे फैलाती है? कॉलेरा का जो बेटा अंडा या कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है, उसका स्पोर आपके फीकल मैटर में होता है, और फीकल मैटर पे मक्खी बैठती है, और वहां पर बैठने के बाद वो उड़ करके आपके बर्गर पे बैठती है। आप देखते मक्खी तो है, आप उठा के फेंक देते हो और बर्गर खा जाते हो।
वो जो पॉटी पे बैठी थी वहां से कुछ लेके आई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि दूध पीते पीते अचानक मक्खी गिरी, कुछ लोग मक्खी चूस होते हैं। छी, मक्खी के अंदर कहीं कहीं थोड़ा मिल्क गया होगा, फिर फेंकते हैं। तो वो मक्खी जो है वो बीमारी करती थी कॉलरा। कॉलरा ऐसा कोई काटने से नहीं होता, बल्कि उनके पैरों में बैक्टीरिया के स्पोर्स आ जाते हैं फीकल मैटर से बैठ करके, और वो एक जगह से दूसरी जगह। तो प्लीज अवॉइड, जहां पर मक्खियां पड़ गई उसे ना खाएं, वरना आपका नाम हो जाएगा मक्खी चूस। व्हाट इट मीन्स? अगर मैं ये कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो मक्खी, मैं सोच रहा हूं सहतूत खा रहा हूं। अंतर देखो, परसेप्शन कितना बढ़िया है। तुम्हें घिन आ रही है, मुझे घिन। पहली बार जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे, और मेडिकल कॉलेज जाने के बाद जिस दिन आपकी सर्जरी में पोस्टिंग होगी, सर्जरी पोस्टिंग होगी, तो अभी तो तुम सुनते हो सर्जरी सर्जरी, तो वहां पेशेंट लेटा होगा, और अगर ये सर्जरी इमरजेंसी में आई है कि अब बहुत जरूरी है यार, करना ही पड़ेगा, वैसे तो नील परवलर करते हैं, उसका 2 दिन तक खाना नहीं खिलाते ताकि पेट साफ हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए एक इमरजेंसी वाली सर्जरी करनी है और वो खाना खा चुका था और उसे मालूम नहीं सर्जरी कराना बहुत जरूरी है, तो जैसे ही हम एनेस्थीसिया लगाएंगे, सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के, तो जैसे एनेस्थीसिया लगाएंगे सारे स्फिंक्टर खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? एनल स्फिंक्टर खुलता है, बड़ा यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर खुलता है बाहर, और आप हो सर्जन। अब आप ये नहीं कह सकते इससे धुल के लाओ फिर हम सर्जरी करेंगे, नहीं, क्योंकि ये इमरजेंसी वाली सर्जरी है। आप एक सुंदर सा व्हाइट कपड़ा उसके ऊपर डालते हो, चालू कर देते हो। घिन आप छोड़ दो, क्योंकि आप क्या बनने वाले हो? क्या बनने वाले हो? अब तुम ये नहीं कह सकते कि देखो जब तुम्हारी डिलीवरी होनी है तुम बिना खाना खाए आना। अब उसे क्या मालूम कब डिलीवरी होनी है माँ को, और डिलीवरी हो गई और उसने खाना खा पी करके अचानक पेट दर्द हुआ, और डिलीवरी करने आई, डिलीवर के पहले उसने कुछ और डिलीवर कर दिया। अब तुम क्या करोगे? भगाओ इसका, भगाओ। आपको मैं ये सब बातें इसलिए बताता हूं कि आप मेंटल प्रिपेयर रहो। क्यों मेंटल प्रिपेयर रहो? कि मुझे किसी ने नहीं बताई थी, मैं अपनी पहली सर्जरी पोस्टिंग में बेहोश हो गया। 2 मिनट दोबारा खराब करते हैं। मेरी सर्जरी पोस्टिंग हुई गायनेकोलॉजी में, तो गायनेकोलॉजी में सिजेरियन सेक्शन होता है, पेट काट के बच्चा बाहर निकालते हैं। तो वहां पर गर्ल्स और बॉयज, हम लोग अक्सर नहीं जाते थे गायनेकोलॉजी में, क्योंकि हमें नहीं जाने दिया जाता था। उस दिन हुआ सर्जरी देखने को मिलेगी, सब लोग गए। गर्ल्स का झुंड लगा हुआ था, बॉयज का झुंड लगा हुआ था। हमारे प्रोफेसर आए, मेल प्रोफेसर थे, वो फीमेल का सर्जरी करने जा रहे थे। उनके पास स्कैल्पेल थी, उन्होंने पेट में लाइन खींची। हमें लगा अच्छा ये अभी लाइन खींच रहे, कहां से कहां तक काटना है। और मैं कह रहा हूं इनकी पेंसिल सफेद क्यों चलती है? पर वो स्कैल्पेल थी। स्कैल्पेल ने जैसे ही स्किन काटी, पहली लेयर जैसे कटी, नीचे फैट होता है। क्या होता है? आवाज आ रही है? तो वो फैट व्हाइट कलर का दिखता है। तो जितनी जगह स्किन कटी उतनी जगह व्हाइट दिखता है। तुमने अजीब पेंसिल है, व्हाइट चल रही है यार ये, जबकि वो पेंसिल थी कि कट गया था। और उसके बाद उसी कट पे उन्होंने दूसरा कट लगाया, तो फैट के नीचे होती मसल्स, जैसे ही मसल कटी ब्लड आया। जैसे ही ब्लड आया मैंने कहा अरे ये तो काट दिया। प्रोफेसर बोले कौन है? इधर गर्ल्स थी, मैं पीछे छुप गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर काटा, खूब बहुत सारा ब्लड आया बाहर। यूट्रस मिला, उन्होंने यूट्रस काटा, और जैसे ही बच्चा मैंने देखा तब तक मैं बगल वाले के सहारे। वो कह रहा क्या कर रहे हो? हम हो तो बताएं क्या कर रहे हैं। धड़कन बढ़ रही थी। वो मुझे लगा, बोले क्या हुआ क्या हुआ? प्रोफेसर काफी घिरे हुए थे, 50-100 लोग उन्हें देख रहे थे। तो नर्स ने बोला सर 1 विकेट डाउन हो गया। तो जो लड़का मुझे लेके गया था कि चलो सुनील तुम यार इतनी जाते डर जाते, लड़कियों से भी ज्यादा कमजोर हो, कोई लड़की बेहोश नहीं हुई, तुम बेहोश हो गए, लड़कियां भी तो देख रही। हमने कहा भाई हम तो हो तो बताएं। अच्छा, वो मुझे बाहर लेके गया, टेबल पे बिठाया, लिटा दिया। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वो भी बगल में लेट गया। तब तक नर्स ने जवाब दिया सर 2 विकेट डाउन। अब 2 विकेट डाउन। प्रोफेसर ने कहा मैं हर साल देख रहा हूं
उन्हें मालूम नहीं था कि ये मेल है कि फीमेल। ये लड़कियां बड़े दिल की कमजोर होती हैं, देखो 2 विकेट डाउन हो गए। नर्स बोली सर इस बार लड़के मालूम नहीं होता। तो बेटा एग्जाम्पल में मैंने बताया मलेरिया किससे हो रही है, मेल की फीमेल, फाइलेरिया, क्यूलेक्स, डेंगू, कॉलरा। तो ये है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ये है वेक्टर। इसके अलावा एक इंसेक्ट होता है जो ग्रीगेरियस हैबिट शो करता है। ग्रीगेरियस हैबिट का मतलब है झुंड में चलता है। अभी तुम लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि टिड्डी दल ने कानपुर में प्रवेश किया। टिड्डी दल इज नथिंग, इट इज लोकस्ट। ये पूरी की पूरी फसल उजाड़ देते हैं, जहां बैठते हैं एक साथ पूरी फसल चट कर जाते हैं। ग्रीगेरियस हैबिट। इसके अलावा कुछ और दिया है क्या? लिविंग फॉसिल। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज लिविंग फॉसिल। और लिविंग फॉसिल में वन इज किंग क्रैब, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा आप लिख लें, कॉकरोच। फॉसिल वो चीजें होती हैं जो बहुत पहले मर गई थी, उनके अवशेष पड़े हैं। अवशेष मतलब उनके बचे हुए पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन लिविंग फॉसिल वो लोग हैं जो कभी मरे नहीं थे। बट वाई दे उन्होंने फॉसिल, इसलिए फॉसिल बोल रहे हैं कि जो उनके बेटा बहुत पुराने कैरेक्टर थे, एंशिएंट कैरेक्टर थे, उनमें आज तक बदलाव नहीं हुआ। जैसा ये पैदा हुए थे आज तक वैसे ही है। तो बोलते हैं यार तुम्हारे अंदर तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, तुम तो पूरे के पूरे जीवाश्म जैसे हो, जैसे सदियों पहले पड़ा था वैसे ही पड़े हो। तो बोलते हैं ऐसा बंदा जो मरा ना हो, दैट इज लिविंग, लेकिन जिसमें कोई चेंज ना आया हो, दैट इज फॉसिल। इट इज नोन एज लिविंग फॉसिल। इसका मतलब किंग क्रैब जब इस दुनिया में पहली बार इवोल्यूशन के दौरान आया था, तब से अभी तक ज्यादा चेंज। और कॉकरोच जब बना था तब से लेकर आज तक कोई ज्यादा चेंज नहीं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं लिविंग फॉसिल। इट वॉज द एग्जाम्पल। तो चलो एग्जाम्पल में एक बार रिवाइज करके मुझे बताओ, जल्दी बताओ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहला, हनी बी, ओके। दूसरा, तीसरा, ओके। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना वेक्टर, मलेरिया, फाइलेरिया, क्यूलेक्स, डेंगू और चिकनगुनिया, एडीज। केवल मुंह चलाने से नहीं होगा, सही जवाब दो। इसके अलावा ग्रीगेरियस हैबिट, लोकस। और इसके अलावा बोलो, लिविंग फॉसिल बोलो। चलो भाई, ये क्या बन रहा है? ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। चलिए एक एक लाइन पढ़ना है। इट इज द लार्जेस्ट, कितना %? इट इंक्लूड्स ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज। किसने नाम दिया है? अरे यार, किसने नाम दिया है? व्हाट इज IUCN? इंटरनेशनल यूनियन। बताओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सेगमेंट प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है, बॉडी डिवाइडेड है, काइटिनस, एक्सोस्केलेटल, स्क्लेराइड्स बोलते हैं, डॉर्सल, टर्गाई, वेंट्रल। ये स्टर्नम से याद रखो, स्टर्नाइट बोलो क्या? स्टर्ना। और साइड वाले प्लूराइड। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। दे हैव आर्थ्रस माने, पोडा माने रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर्स,
ट्रैकियल सिस्टम। बस अंतर बताओ, गेस। क्रैब एंड प्रॉन, बुक गेस, बुक लंग्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई। आई कितने प्रकार की? दो। वन इज कंपाउंड एंड सिंपल। स्टेटोसिस्ट है, बैलेंस ऑर्गन है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू कौन से टिब्यूल? माल्क। दे आर मोस्टली डाइसियस, मेल और फीमेल एक में की अलग अलग। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली, दे आर मोस्टली अंडे पैदा करेंगे। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में एपिस, बॉम्बिक्सिस, लसिफरिस। वेक्टर में एनाफ्लिस से, मलेरिया, क्यूलिक्स से, और एडीज से, डेंगू और चिकनगुनिया। ग्रिगेरियस हैबिट, लोकस। टिड्डी बोलते हैं इसे। लिविंग फॉसिल इज लिमुलस, ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब। बताओ ये क्या है? लोकस्ट। ये क्या है? ये क्या है? बटरफ्लाई। ये क्या है? और ये क्या है? बताओ इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा? गैस। अच्छा बताओ इसमें जो होगा वो बुक गिल्स की बुक लंग्स। ये बेटा कॉकरोच की तरह। बोलो कौन? ट्रैकिया। बोलो कौन? ट्रैकियल। ट्रैकियल सिस्टम याद रहेगा। एंड दिस वाज द आर्थ्रोपोडा, जो मैंने आपको कभी काफी टाइम लेकर के पढ़ाया, काफी ज्यादा देर तक पढ़ाया, पर आपको ऐसे याद करना, इतना लिखा हुआ है। अगर आप इतना पढ़ गए तो हम लोग फाइलम चेंज कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे पढ़ाओ। और आज आप लोगों का कंसंट्रेशन मुझे थोड़ा लूज लग रहा है, इस वजह से मैं ज्यादा परेशान हूं। जल्दी बोलो। हैबिट एंड हैबिटेट, लैंड, वाटर, एयर। लैंड में रहेंगे, वाटर में रहेंगे, एयर में रहेंगे। फॉर्म इज ऑर्गन की ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्सोस्केलेटन है। स्क्लेराइड्स बोलेंगे कितने प्रकार के? नंबर 1 टर्गाइट, ये वाला स्टर्नाइट, ये वाला प्लूराइट। काइटिन के बने हैं, जॉइंटेड अपेंडिसेस हैं, एंटीना है, आई है। बता सीलोम ट्रू की फास्ट। बता बॉडी कैविटी में ब्लड होगा, कलरफुल, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेशन से लेना देना, शाबाश। याद रखना, इसके बाद हम लोग लाइफ प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम फुल डेवलप है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़िया डेवलप है। 4 तरीके हैं, गैस, बुक गैस, इनके एग्जांपल याद है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन की क्लोज, ब्लड फिल्ड कैविटी है। एक्सक्रीशन इज बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल। फिर से बोलो, मालपीजियन ट्यूब्यूल है। अच्छा, नर्वस सिस्टम में क्या पेयर्ड गैंग्लिया है? क्या डॉर्सल है कि वेंट्रल? वेंट्रल। नर्व कॉर्ड होगी। सेंसरी सिस्टम में एंटीना है, सिंपल आई और कंपाउंड आई। बैलेंस ऑर्गन है, नाम बताओ। शाबाश। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो भी पैरस होंगे, लार्वा भी हो सकता है। लार्वा हुआ तो इनडायरेक्ट, नहीं हुआ तो डायरेक्ट। कितने अच्छे बच्चे हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एग्जांपल याद है? और जिसने देखा मम्मी का समय, मम्मी का समय जिसने देखा उधर, इधर देखो, हानि भी है पक्का। ग्रिगेरियस याद है? बोलो। लोकस है, वेक्टर याद है? और वेक्टर से ही क्वेश्चन आता है, बाकी सब बकवास है। बोलो मलेरिया फैलाने वाला, मेल की फीमेल? शाबाश। बताओ डेंगू चिकनगुनिया फैलाने वाला, एडिस। फाइलेरिया फैलाने वाला, बताओ फाइलेरिया इज कॉज बाय वुचरेरिया, वुचरेरिया याद है? और फाइलेरिया का वेक्टर इज क्यूलेक्स। नहीं आया? एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, इट इज नोन एज मोलस्का। मेरी स्पेलिंग अक्सर गलत होती है, यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्डिया टाइप का आदमी हूं, तो आप लोग स्पेलिंग देखते रहिएगा, अक्सर मेरी गलत होते हैं। मोलस्का,
It is the second largest phylum after Arthropoda. तो सबसे बड़ा फाइलम स्पीसीज की बेसिस पे कौन था? और उससे एक नंबर एक पायदान नीचे कौन है बेटा? मोलस्का। मोलस्का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम है। मोलस्का लैटिन शब्द मॉलिस से बना है। मॉलिस, मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। सो दे आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। दे आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है और वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा मॉर्फोलॉजी में। फिलहाल तो आप इतना पढ़ो, मोलस्का किस शब्द से मिलकर बना है? मॉलिस। मॉलिस का मतलब हार्ड बॉडी की सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी। याद रखना ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा, और हम 8 पॉइंट में ही इसको पढ़ डालेंगे। जैसे हमने सब पढ़ा है, इसको भी हम 8 पॉइंट में पढ़ डालेंगे। पहला पॉइंट है हमारे लिए हैबिट एंड हैबिटेट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। दे मे बी प्रेजेंट इन लैंड्स, दे मे बी प्रेजेंट इन वाटर, दे मे बी प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, they may be present in desert, they may present underground। लगभग हर तरीके के हैबिटेट में ये रहते हैं, लैंड में, वाटर में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, अंडरग्राउंड। वाटर में दे में भी फ्रेश वाटर, नदियों में, तालाबों में, एंड दे में भी मैरीन, खारे पानी में भी रह सकते हैं। सो हैबिट एंड हैबिटेट इनका बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। ऑलमोस्ट आर्थ्रोपोडा जैसा ही मिलता जुलता है, हर जगह मिलेंगे। ओके, हैबिट एंड हैबिटेट के बाद सिंपल सी बात है फॉर्म। फॉर्म में आपको लिखना है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गन सिस्टम बना चुका है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, यहां पर एक स्टार लगाएंगे, जो 3 दिन से मैं बोल रहा था वो लिखेंगे। सम एडल्ट ऑफ द मोलस्का, ऑल और सम, कुछ एडल्ट हैं जो मोलस्का के, जिनमें एक प्रोसेस होता है टॉर्जन। टॉर्जन का मतलब है इनकी बॉडी पूरी तरीके से घूम जाती है, टॉर्जन होता है। और टॉर्जन होने की वजह से दे बिकम एसिमेट्रिक, यानी बचपन में तो इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, बाद में एसिमेट्रिक हो जाता है। जरा टॉर्जन के दर्शन करिए आप। मैं अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा। क्या आपने शंख देखा है? तो शंख में घूमी हुई आपने कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग को देखा है, और वो जो कवरिंग घूम गई है, क्वाइल हो गई है, दैट इज नोन एज टॉर्जन। और टॉर्जन की वजह से हम लोगों ने इसे बोला है ये एसिमेट्रिक हो जाते हैं। शुरुआत में कैसे? बाइलेटरल सिमेट्री, बोलो कैसे है? लेकिन इनका एडल्ट में क्या पाया जाता है? टॉर्जन। मुझे इतना तो मालूम है कि मोरंग तो सबने देखी होगी, बालू मोरंग देखी होगी। बालू मोरंग में तुमने देखा होगा छोटे छोटे शंख जैसे स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज स्पाइला। बोलो क्या बोले? स्पाइला। घोंगा सुना? घोंगा, घेंगा नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू नो द घोंगा?
बाकी तो सब पता नहीं क्या सुने। अभी इनसे कोई अंग्रेजी चीज पूछ लो तो कौन बता दे। बोले मोहम्मद रफी, बोले कौन है, पता नहीं। और बोलो बीटल्स, यस इट वाज अ बैंड सर, इट वाज अ वेरी नाइस बैंड। अरे अंग्रेजों, भारत वापस आओ। घोंगा देखा है? तो घोंगा, बोले आप कुछ लोग सोचेंगे पता नहीं घोंगा क्या, मम्मी से पूछूंगा या फिर पूछूंगी। आप लोगों ने मॉर्निंग में देखे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग देखी होगी, शंख जैसी कवरिंग। शंख तो देखा है, शंख कान में यहां पर बजाते हैं। अच्छा, तो याद रखना वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। इस फाइलम का नाम क्या बेटा? मोलस्क। फिर से बोलो, मोलस्क। बताओ सेकेंड लार्जेस्ट है, सॉफ्ट बॉडी है, हैबिट एंड हैबिटेट, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, अंडर वाटर में भी फ्रेश वाटर, मैरी। फॉर्म में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। और सिमेट्री कैसी है? बायोलेटर। बायोलेटर। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपको लिखना है जर्म लेयर के बारे में। हमें मालूम है दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनमें तीनों जर्म लेयर हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। एक्टो, एंडो एंड मीजो। बस एक छोटी सी बात यहां पर लिखनी है, सेगमेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थेस और एनेलिडा। सो जाओ। ट्रू सेगमेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम एनेलिडा। एनेलिडा सेगमेंटेड की अनसेगमेंटेड? आर्थ्रोपोडा segmented, but they have unsegmented body. Unsegmented body. Ectoderm, mesoderm and endoderm. They have true coelom. True coelom, and that's why they are known as eucoelomate. जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सीलोम है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूसीलोमेट। ओके, नाउ द मॉर्फोलॉजी। Point number 5, it is morphology. They have the soft body. इनके पास सॉफ्ट बॉडी होते हैं जिसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। वन इज नोन एज हेड, दूसरा है विसरल हम्प एंड थर्ड इज फुट। प्लीज अपने पेन थोड़ी देर के लिए रोकिएगा। जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं इट इज हाइपोथेटिकल, नॉट द रियल। पहले लिख दे रहा हूं, इट इज नॉट द रियल डायग्राम, हाइपोथेटिकल। मैं बॉडी प्लान का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। सो दे हैव हेड, द हेड में हैव टेंटिकल्स। इस हेड के अलावा दे में हैव विसरल हम्प, दैट इज विसरल हम्प। हेड के पास देयर विल बी अ माउथ, ये पोर्शन है हेड।
and this portion is known as visceral hump. इसके अलावा they will have muscular foot. This is muscular foot. चलो बताओ, बॉडी में हेड, विसरल हम, फिर से बोलो, एंड दिस इज मस्कुलर फुट। और जो मैंने येलो कलर से बनाया है, माफ करिएगा अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो आपको तो देखिएगा, इट इज दियर एलिमेंट्री कैनाल। बताओ ये क्या है? माउथ। फिर बोलो, दिस इज मिड गट, बोलो क्या, एंड दिस इज हाइंड गट, बोलो क्या, and this is anus. फिर से बोलो anus. And now my dear student, everyone here, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। After head, visceral hump and foot, they may have the shell made up of calcium carbonate. Shell का मतलब होता है कवरिंग। जैसे शंख की कवरिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सो दे मे हैव कैलकेरियस कवरिंग, कैलकेरियस शेल। इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी में कवरिंग होती है। जैसे कछुआ अपने बॉडी के ऊपर कवरिंग रखता है, वैसे ये भी कवरिंग रखते हैं, लेकिन ये कवरिंग किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। शंख उसी का पार्ट है। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, एवरीवन ध्यान से सुनना, इन ऑल द बॉडी पार्ट्स, वेदर इट इज हेड और विसरल हम्प or the foot, they are covered by soft skin, and this soft skin is nothing but it is known as mantle. बोलो क्या बोलेंगे इसे? Sorry, this soft skin is known as mantle. अब आधे से ज्यादा लोग तो बेहोश हो गए कि सर पता नहीं क्या बनाया आपने, है ना। मुझे डायग्राम बनाने सबसे खराब लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्यों बना लेता हूं? क्योंकि मेरे दिमाग में प्लान है। बताओ प्लान क्या है? बॉडी में कितने पार्ट्स है? हटाओ, बॉडी में कितने पार्ट? नंबर 1। इसके बाद हम्प का मतलब कुबड़, विसरल हम्प। इसके अलावा फुट। तो बताओ 3 पार्ट बोलो, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। पक्का? चलो, मुझे मालूम है कि तुमको बुरा लगेगा, लेकिन एक बार तुम लोग मेरे साथ ट्राई करो। ये मैंने किया बड़ी मुश्किल से, मुझे मालूम है दोबारा इतना अच्छा डायग्राम हो सकता है ना बन पाए, या फिर इससे भी बुरा बने। ये बुरा था। तो बताओ इनकी बॉडी में कितने पार्ट? पहला पार्ट हेड। ये देखो मैंने हेड बनाया। हेड में प्रेजेंट है टेंटिकल्स। हेड के बाद दे है विसरल हम्प। बोलो क्या नाम है? विसरल हम्प। ये रहा विसरल हम्प। ओके, ये जो तुम्हारा पार्ट है इसे बोला आपने हेड, और इसे तुमने बोल दिया सर ये है विसरल हम्प। अब विसरल हम्प के बीचों बीच बेटा एलिमेंट्री कैनाल बनानी है। कैसे बनाए? मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, तुम लोग चाहे तो वही कलर रखना। यहां से मैंने चालू किया और ये मिड गट बनाई, यहां से मैंने चालू किया और ये मिडगट बनाए, और क्वाइल्ड मिडगट बनाने के बाद मैंने यहां से हाइंडगट निकाल दी। अब जितना येलो पार्ट है वो बताइए क्या क्या बना रहा हूं मैं? बताओ ये क्या पार्ट है? माउथ। वेरी गुड बेटा, मेरी मदद करो ना गड़बड़ हो जाएगा। बोलो क्या ये? माउथ के बाद ये क्या है? मिडगट। फिर ये क्या है? हाइंडगट। और ये कहां पर प्रेजेंट है? विसरल हम्प। विसरल। तो बताओ कितने पार्ट हो गए? नंबर 1 हेड, दूसरा कौन? विसरल हम्प। थैंक यू वेरी मच। नाउ इसके बाद याद रखना, हेड और विसरल हम्प के बाद दे विल हैव मस्कुलर फुट। क्या बेटा? ये इनके पास मस्कुलर फुट है। तो हमने बोला दिस इज नथिंग बट फुट। अब बोलो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट फुट, पक्का। एंड नाउ फुट होने के बाद मुझे यहां पर एक स्ट्रक्चर और क्रिएट करना है, इसलिए मुझे ये जगह ऐसे चाहिए। ओके, नाउ ये फुट होने के बाद मैंने कहा कि ये सॉफ्ट बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी ये सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि तुम इसे मसल दो तो मर जाएगा। एवरीथिंग इज सॉफ्ट बॉडी। अब इस सॉफ्ट बॉडी को कवर करने के लिए इसने चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की चादर ओढ़ी हुई है। किसकी बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की इस चादर को हम लोगों ने नाम दिया है शेल। बोलो क्या नाम है? और नाम दिया है कैलकैरियस सेल। अब दोबारा ना बना पाएंगे भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकैरियस? कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ, अंडे की जो कवरिंग है नॉर्मल है कि कैलकैरियस? कैलकैरियस। अंडा तो सबने देखा होगा, अंडे की कवरिंग निकालते हो किसकी बनी है? कैल्शियम। ऐसे इनकी कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, दैट इज नोन एज कैलकैरियस शेल। अब बताओ जितने लोगों को दिख रहा, बोलो बोलो यार। दूसरा, तीसरा, फुट। बताओ क्या बॉडी को कवर किया है? किससे? कैलकैरियस सेल। जब बॉडी पूरी कैलकैरियस सेल से कवर हो गई तो ये हार्ड पार्ट, ये सॉफ्ट पार्ट, अब ये हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट रब करेगा, हो सकता है इसे इंजरी आ जाए। इससे बचने के लिए इसने सॉफ्ट फोल्ड ऑफ स्किन यहां पर रखी हुई है। दिस सॉफ्ट फोल्ड ऑफ स्किन इज नथिंग एंड दिस इज नोन एज मेंटल। बोलो क्या नाम है? तो दिस इज सॉफ्ट फोल्ड ऑफ स्किन, और ये सॉफ्ट फोल्ड ऑफ स्किन इज नथिंग बट इट इज नोन एज मेंटल। और यही मेंटल है जो हेड को प्रोटेक्ट करती है, जो फुट को प्रोटेक्ट करती है। तो इनकी बॉडी हार्ड दिखाई पड़ेगी कि सॉफ्ट? सॉफ्ट। ये मेंटल ही है जो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल सिक्रीट करती है। इट सिक्रीट शेल। ओके, कहीं कहीं पर मेंटल में डिप्रेशन पाए जाते हैं, लाइक दिस कैविटी इज नोन एज मेंटल कैविटी। और इन्हीं मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं गिल्स। गिल्स, और इन्हीं गिल्स के दो काम है। नंबर वन इज रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब आपको लगेगा ये एनसीईआरटी में तो है नहीं सर, कहां से लाए? हम लोग रमेश गुप्ता पढ़ते थे, वहां पर इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना था, वहां से मैंने उठाया है। और इसकी हर एक बात एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी, डायग्राम नहीं बना हुआ मिलेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे यहां पर जवाब देंगे, जो लोग जवाब देंगे वो अच्छे बच्चे। बताओ मॉर्फोलॉजी दिख रही है? बताओ हार्ड बॉडी की सॉफ्ट बॉडी, कितने पार्ट दिख रहे हैं? बोलो हेड, शाबाश, विसरल। हाँ, अच्छा बताओ, इसके बाद इनके विसरल हम के ऊपर एक शेल है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या उस शेल और विसरल हम के बीच में सॉफ्ट स्किन का फोल्ड है? नाम बताओ। मेंटल। क्या मेंटल में कैविटीज हैं? नाम बताओ। मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटीज में क्या पाया जा रहा है? गिल्स। और गिल्स किसने काम आ रहे हैं? दो। वन इज एक्सक्रीशन एंड, याद रखना इनके माउथ में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो च्यूइंग करने के काम आता है, चबाने के काम आता है खाने को, एंड दिस इज नोन एज रैस्पिंग ऑर्गन। क्या कोई रेस्पिंग ऑर्गन का नाम बता पाएगा? इट इज नोन एज रेडुला। रेडुला दोबारा पढ़ा दूंगा, जब मैं लाइव प्रोसेस पढ़ाऊंगा दोबारा पढ़ा दूंगा, पर इतना तो मैं जान ही गया हूं कि तुम्हारे दिमाग में एकदम खराबी पैदा हो गई कि यानी क्या क्या सर पढ़ाते हैं, पर मैं इसे सही कर लूंगा। इधर मत देखो, जब ये डरावना लगे तो अपने दिमाग में देखो तो मैं क्या आया। और सबसे बढ़िया होता है अपने आप को देखना और इसे ना देखना। बोलो मोलस्का, क्या ये सॉफ्ट बॉडी वाले लोग हैं? क्या दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम वाले हैं? पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर मोलस्का। अच्छा, क्या ये कहीं भी मिलेंगे? लैंड में मिलेंगे?
फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, अंडरग्राउंड, पानी में, मरीन में, फ्रेश वाटर में। बहुत बढ़िया, शाबाश। हैबिटेट हैबिटेट हो गया। फॉर्म याद है? बोलो कैसा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री याद है? बोलो रेडियल की बायलेटरल? हाँ, लेफ्ट और राइट पार्ट में बांटी जाएगी। और बताओ सिमेट्री के अलावा क्या आप लोगों की जर्म लेयर याद है? बोलो कितनी? 3। डिप्लो की ट्रिप्लो? 1 इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। पक्का? अच्छा बताओ बॉडी सेगमेंटेड क्या किससे? हाँ, क्या बॉडी की मॉर्फोलॉजी दिख रही है? प्लीज इधर मत देखना, अपने ब्रेन में देखो। बताओ कितने पार्ट? बोलो हेड, विसरल हार्म। पक्का? बताओ फुट नॉर्मल है कि मस्कुलर? थैंक यू वेरी मच। बताओ क्या इनके पास शेल भी है? क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट की है, प्रोटेक्शन देगी। क्या शेल और विसरल हम्प और बॉडी के पार्ट के बीच में सॉफ्ट स्किन का फोल्ड है? नाम बताओ। हाँ शाबाश। क्या उसकी कैविटी भी है? नाम बताओ। मेंटल कैविटी। और क्या उसमें गिल्स भी हैं? बताओ वो गिल्स कितने काम करेंगे? 2। 1 इज रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। देखना जब तक ये लिखा हुआ है तभी तक टेंशन है, अब टेंशन नहीं है। अब लगता है कि सब आता है। आता है? बॉडी के कितने पार्ट? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पक्का? फुट कैसा? नॉर्मल की मस्कुलर? हेड में टेंटिकल्स हैं? माउथ दिख रहा है? रेस्पिंग ऑर्गन दिख रहा है? नाम बताओ। हाँ रेडुला। क्या ये फीडिंग ऑर्गन है? खाना चबाने के काम आएगा? बॉडी हार्ड है कि सॉफ्ट? कैविटी है? नाम है मेंटल कैविटी। क्या कवरिंग है? नाम बताओ। बताओ ट्रू सिलोम की फाल्स सिलोम? ट्रू सिलोम। यू सिलोमेट है? तो मॉर्फोलॉजी में 3 बातें पढ़ते हैं। पहला कौन? बॉडी वॉल। बोलो बोलो। बॉडी वॉल हार्ड की सॉफ्ट? सॉफ्ट। मेंटल नाम है? अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बॉडी कैविटी। बोलो सीलोम। सीलोम है? स्केलेटन है? नाम है कैल्केरियस शेल। बोलो क्या? 3 पार्ट है। शाबाश। हेड? क्या इनमें फोल्ड ऑफ स्किन है? मोल बताओ। नाम बताओ। मेंटल। मेंटल ही कैल्केरियस बेटा शेल सिक्रीट करता है और मेंटल में कैविटी है। कैविटी का नाम मेंटल कैविटी। 2 पार्ट हैं। तो मेंटल कैविटी में बेटा गिल्स हैं और उनमें क्या काम है? डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। नाउ द लाइफ प्रोसेस। जितने लोगों को भी बोर लग रहा है वो प्लीज ये सोचे कि इस दुनिया में कोई भी बड़ा काम हमेशा पहले बोरिंग होता है। अगर तुमने किसी गिटार बजाते हुए बंदे को देखा होगा तो आप बहुत खुश हो जाते हो, कितना बढ़िया गिटार बजा रहा है, और तुरंत दूसरे दिन गिटार मार्केट से खरीद जाते हो। आप कल से मैं भी बजाऊंगा। तो वो तो बढ़िया गाना बजा रहा था और आप क्या करते हो? गिटार उठाते हो, पहले दिन बोलते हो टुन, 2-3 दिन तक टुन पुन करने के बाद रख देते हो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। यही वो पार्ट है जहां पर आप हार जाते हो। जब भी आपको कोई चीज बोरिंग लग रही है, कीप प्रैक्टिसिंग। स्टडी किसी भी ज्ञान से, किसी भी गुण से ज्यादा मुश्किल से सीखने में आती है। गिटार से सीखने से ज्यादा कठिन है पढ़ाई सीखना। आप 10 दिन गिटार बजाओगे वो आवाज नहीं निकलेगी जो तुम चाहते हो, तुम फेंक दोगे। और हम टीचर आपको लय में गाने की कोशिश कराते हैं कि आपको अच्छा सुनाई पड़े, अच्छा दिखाई पड़े, और आप पहले दिन से बोर होने लगते हो। यार ये क्या पढ़ा रहा, मेंटल है क्या ये? उतनी देर से मेंटल कैविटी कर रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले दिन से तुम सुर में गाओ, और कुछ उसी में जमाई मारते हुए पगला आ गया है, सीधे बोल दे घोंगा है, हो गया है ना। पर जिस दिन क्वेश्चन आता है कि बताओ मेंटल कैविटी में गिल्स के 2 काम, गिल्स तो रेस्पिरेशन करता है, दिमाग में भी नहीं जाता कि ये रेस्पिरेशन के साथ और क्या कर सकता है? एक्सक्रीशन कर सकता है। अब आ रहा है लाइव प्रोसेस। इसलिए बेटा अगर सुर में गाना है तो प्रैक्टिस 1 दिन करो, छोड़ दो, करते रहोगे। गिटार बजाने की शुरुआत तो सब लोग बड़ी हिम्मत से करते हैं, लेकिन बजा बहुत कम पाते लोग हैं। इसका मतलब है वो मुश्किल चीज है। पढ़ाई भी इसीलिए मुश्किल चीज है। लोगों को लगता है बड़ा आनंद आएगा, सर जाएंगे, सर डांस वांस करके दिखाएंगे, ये रहा घोंगा, खुद घोंगा बन जाएंगे।
तो लाइव प्रोसेस में पहला प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरे बच्चे अभी अभी डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने दिखाया था। जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दिख रहा है वो है बेवकूफ, और जिन लोगों को दिख रहा है उन्होंने मेरा डायग्राम सही ढंग से देखा था जो मैंने बताया था। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? ये है अच्छे बच्चे, कंप्लीट। और कंप्लीट में भी क्या इनके पास माउथ है, और माउथ के अलावा एनएस है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट है। बताइए, इसमें एक रेस्पिंग ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन? क्या रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब फीडिंग ऑर्गन होता है? और इनके रेस्पिंग ऑर्गन का नाम क्या है? रेडुला। रेडुला। बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस सर जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। शाबाश। रेस्पिरेशन सर जी गिल से होगा। और ये गिल्स पाए जाएंगे मेंटल कैविटी में। तो पॉइंट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा यस सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे लोग ध्यान से लिखेंगे और समझेंगे। दे मे हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो बच्चे ठहर करके मुझे जवाब दे देते हैं मैं उन्हीं का फैन हो जाता हूं। बताओ, एनालिडा ओपन की क्लोज? शाबाश। इसके बाद आर्थ्रोपोडा ओपन की क्लोज? ओपन। बताओ, एनालिडा कलरफुल की कलरलेस? कलरफुल। कलरलेस एनालिडा। रेड की ब्लू? रेड। और आर्थ्रोपोडा कलरलेस। पक्का? माय डियर स्टूडेंट, दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बट दे हैव अ पिगमेंट नोन एज हीमोसायनिन। हीमोसायनिन इन देयर ब्लड। एंड साइनिन का मतलब ही होता है ब्लू, एंड समटाइम दे आर ब्लू कलर्ड बॉडी फ्लूइड। दे हैव ब्लू कलर्ड बॉडी फ्लूइड। अब बताओ, किसका खून लाल? एनालिडा। इन तीनों को कंपेयर करना है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। किसका खून लाल? किसका कलरलेस? किसका नीला? किसमें हीमोग्लोबिन? एनालिडा। किसमें कोई पिगमेंट नहीं? किसमें? हीमोसाइनिन। किन दो लोगों में पिगमेंट है? एनालिडा और मोलस्का। एनालिडा का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, मोलस्का का हीमोसाइनिन। पक्का? यस। मे absent. What may absent? पिगमेंट में absent. पिगमेंट होगा तो हीमोसाइनिन और में absent। कुछ कंडीशन ऐसी भी होंगी कि पिगमेंट absent भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोलस्का के ब्लड में पाया गया पिगमेंट हीमोग्लोबिन की हीमोसाइनिन एंड साइनोफाइसी साइनोबैक्टीरिया दे आर ब्लू ग्रीन। तो साइनो शब्द जहां पर आ जाए वहां ब्लू, और ब्लू कलर का ब्लड होता है, याद रखना इनका। तो बताओ, कलरफुल ब्लड कितनी जगह? 2। एक कौन? एनालिडा, दूसरा मोलस्का। कलरलेस आर्थ्रोपोडा। चलो भाई, इसे मिटाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट की कंप्लीट? माउथ और एनस है। माउथ में रेस्पिंग ऑर्गन है, नाम बताओ? रेड ब्लड। रेस्पिरेशन बाय गिल्स हो रहा है, मेंटल कैविटी में ये गिल्स है। सर्कुलेशन क्लोज की ओपन? ओपन। पिगमेंट है हीमोसाइनिन। एंड माय डियर स्टूडेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन थ्रू गिल्स। ये अजीब लोग हैं कि ये गिल्स से बेटा एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं। और ये गिल्स कहां प्रेजेंट थे? मेंटल कैविटी। इसके अलावा दे हैव 2 ऑर्गन मोर फॉर एक्सक्रीशन। लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी के बाहर की चीज है। इट इज ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस। कुछ मोलस्का में
ऑर्गन ऑफ बोजेनस होता है जिससे वो एक्सक्रीशन करते हैं. एंड देयर आर सम मोलस्का विच हैव द कैबर्ड्स ग्लैंड. कैबर्ड्स ग्लैंड. वैसे मोस्ट ऑफ देम दे थ्रू गिल्स. किसके थ्रू? गिल्स. और गिल्स कहां पर प्रेजेंट थे? अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था. कौन सी कैविटी? मेंटल कैविटी थी. ठीक है. सही है. बताओ इसके अलावा कौन कौन? ऑर्गन ऑफ बोजेनस और कौन? कैबर्ड्स ग्लैंड. तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी. अगर कभी पूछा जाए कि ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहां पर एक्सक्रीशन करता है, बता पाओगे? ठीक है. इसके बाद नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है. ज्यादा डिटेल में मत जाओ. बताओ इनकी बॉडी में टेंटिकल्स थे. टेंटिकल्स एंटीना की तरह काम करते हैं. इट में प्रेजेंट. ओके. बाय करो और आ जाओ रिप्रोडक्शन में. बच्चों, दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनमें मेल और फीमेल का डिफरेंस है. दे आर डायइसियस. डायइसियस का मतलब है मेल इनमें अलग है, फीमेल अलग है. दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. प्लीज राइट इट डाउन. फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है. ये लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. एंड दे में फॉर्म द लार्वा. और अगर लार्वा है तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. Development is indirect. ये ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल. अच्छा, कितने लोगों के पास हिम्मत है जो एक तरफ से सारा फर्टिलाइजेशन रिवाइज कर पाएंगे? पोरीफेरा, सीलेंट डेटा, दोनों, तीनों पूरा, प्लेटी, एसके, साबास, एनोडेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, साबास. इसके बाद बताओ डेवलपमेंट एक्सटर्नल, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट. नाउ द एग्जांपल. सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं के एग्जांपल को रटने में दिक्कत करते हैं. प्लीज नोट डाउन निमोनिक्स. PSPC load. PSPC load. P for paella, S for sepia, P for pinctada, C for Chaetoplura, L for, please see it, loligo. Yes, it is loligo. O for octopus, A for aplysia, D for dentalium, PSPC load.
चलिए मेरे साथ पढ़िए। चलिए। अरे यार, ओके, इट इज द, जल्दी बोलो, मोलस्कार और मे बी having organ system level of organisms. They are bilateral symmetry. They are triplobrous. कभी कभी कैसे हो जाते हैं asymmetric, कब? टॉर्जन के बाद। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकैरियस सेल। सिलोमेट की एसिलोमेट, सिलोमेट। सेगमेंटेड की अनसेगमेंटेड? क्या क्या पार्ट? हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। फिर से बोलो, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल। बताओ सॉफ्ट स्किन का फोल्ड क्या कहलाएगा? मेंटल। ओवर द विसरल हम, the space between the hump and mental is called as mental cavity, which feather-like gills, in which there is present is gills. They have respiratory and excretory function. Anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains file-like rasping or feeding organ known as radula. I am not satisfied. अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप सारे लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे। आपकी बार आपको देखना है, मुझे नहीं। चलिए, कौन सा फाइलम? मोलस्का है। मॉलिस मतलब हार्ड के साथ। बोलो, दे आर। अब बोलते रहो, दे आर। कहीं पर मिलेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। हो गया। सिमेट्री जो बाद में कैसी हो सकती है? ए सिमेट्री। डिप्लो की ट्रिप्लो? सीलोम है। फिर बॉडी इज कवर्ड बाय सेल है। कैल्शियम कार्बोनेट। सेगमेंटेड क्या सेगमेंट है? बोलो, क्या क्या पार्ट है? हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हार्ट। ये कुछ भी बोले, तुम्हें वो डायग्राम दिख रहा है? हेड, फिर विसरल हार्ट, फिर मस्कुलर डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। द सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल। बताओ, विसरल हम के ऊपर एक स्किन है, नाम बताओ? मेंटल। उसकी कैविटी है, नाम बताओ? मेंटल कैविटी। उसमें गिल्स हैं, दो काम करेंगे। वन इज रेस्पायरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। क्या इन पे रेस्पिंग ऑर्गन है? नाम बताओ? रेडुला। रेडुला। आगे देखो भाई, ध्यान से देखना और जवाब देना, अपने आप आ जाएगा। यूजुअली मोनोइसिस की डाइसिस, मेल और फीमेल अलग अलग। एग लेंग है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? यहीं पर लिखो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इंटरनल याद रखो। एग्जाम्पल पी, ये रहा पी, इसके बाद एस, पी एस। बोलो, पी फॉर पाइला, ऑल्सो नोन एज एप्पल स्नेल। सीपिया, दैट इज नोन एज कटल फिश, इसी को सीप बोलते हो, सीप, जानते हो? इसके अलावा लॉलिगो, इट इज स्क्विड। ऑक्टोपस कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, ऑल्सो नोन एज डेविल फिश। एप्लीसिया इज नोन एज सी एयर। डेंटेलियम इज नोन एज टस्क सेल। अगर किसी ने मोरंग में ध्यान से देखा होगा तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक ऐसा स्केलेटन देखा होगा, तो इसी के अंदर एनिमल होता है। ये हाथी दांत जैसा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेंटेलियम। बोलो क्या नाम है? ऑल्सो नोन एज टस्क सेल। बोलो क्या नाम है? टस्क। इसके अलावा कीटोप्लूरा, दैट इज नोन एज काइटन। याद रखना, ऑक्टोपस डज नॉट हैव सेल, हैव कैल्शियम कार्बोनेट शेल। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल थी वो किसमें नहीं पाई जाती? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास कैल्शियम कार्बोनेट की शेल नहीं पाई जाती। चलो
अगर ये नाम भूलोगे तो कैसे याद रखोगे? PSPC लोड। चलो अब उधर बिना देखे, P फॉर ऑल्सो नोन एज एप्पल स्नेक, S फॉर CPA ऑल्सो नोन एज कटल फिश, ओके, P फॉर पिंक टेडा है यहां पर, इट इज पर्ल ऑयस्टर, ओके, C फॉर कीटो प्लूरा, L फॉर लोलिगो, इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्विड, O फॉर ऑक्टोपस, A फॉर एप्लीसिया का दूसरा नाम सी है, एंड D फॉर डेंटोलियम। अब ध्यान सुनना, इसमें भाई साहब जो ये P है दैट इज नोन एज पिंटाडा वल्गैरिस, पूरा नाम है पिंटाडा वल्गैरिस। इसी में मोती पाए जाते हैं, याद रखना। अगर ये सीप, इसी को बोलते हैं पिंटाडा वल्गैरिस, इसका माउथ ओपन है और बारिश की बूंद गिरे जिसमें बेटा अल्कलाइन नेचर हो तो घाव भर जाता है। जब इनके पास घाव पड़ जाता है तो इस घाव को भरने के लिए, इनकी बॉडी में घाव पड़ जाता है, उस घाव को भरने के लिए ये सिक्रीट करते हैं एक स्ट्रक्चर, एक मोती जैसा स्ट्रक्चर करते हैं, दैट इज नोन एज पर्ल। पर्ल का मतलब मोती, पर्ल का मतलब मोती। तो बोलते हैं सीप के अंदर मोती पाए जाते हैं, तो किस सीप के? सारे सीप के कि पिंटाडा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पर्ल ऑयस्टर। बोलो क्या बोलते हैं? पर्ल। तो बताओ, सीप के अंदर जो मोती पाए जाते हैं ये नॉर्मल चीज है या फिर अपने घाव को भरने का तरीका? घाव को। तो ये घाव को भरने के लिए एक एक्स्ट्रा मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जो एक्स्ट्रा किस रूप में पाया जाता है? पर्ल। तो पर्ल इज नथिंग, इट इज अ सिक्रीशन ऑफ पर्ल ऑयस्टर टू हील द वुंड। अपने घाव को भरने के लिए मटेरियल सिक्रीट किया गया, जो बचा रह गया उसे क्या कहा गया? पर्ल। समझ गए? तो आप लोग याद रखिएगा, ये था मोलस्का। इसके बाद आज शाम को 6 बजे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट पोर्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्लावरिंग देखनी हमें। बेटा आपको याद होगा नीला कुरंजी वाला सीन, याद है? तो वो वाला, और इसके अलावा सारा फ्लावरिंग, और इसके अलावा आपको मालूम है कोई भी बंदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो 3 इवेंट्स होते हैं, बोलो कौन? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट।